Hello everyone, myself CA मनीष कोठारी। हमारे सीए फाउंडेशन के पेपर वन के जो अकाउंटिंग का क्लास है उसमें आज चैप्टर सिक्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स में सबका स्वागत है। तो चलिए समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, प्रोमिसरी नोट्स क्या है और हमारी अकाउंटिंग के अंदर उसका क्या महत्व। पहले ये समझ लेते हैं कि एग्जाम में इस चैप्टर का महत्व क्या है। माय डियर फ्रेंड्स, ये एग्जाम में 5 मार्क्स से लेकर 15 मार्क तक पूछा जा सकता है। एक एग्जाम के अंदर जो ओल्ड सिलेबस का था उसमें 15 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा गया। एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन जो हमारे सॉल्व प्रोपराइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनीज अकाउंट होते हैं उसके एडजस्टमेंट एंट्रीज के अंदर ये पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। शुरू करते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। It is general practice that when goods are sold or services are provided, the seller extends a credit period to buyer. Means ये एक जनरल प्रैक्टिस है और जब गुड्स कोई लेने आता है परचेजर तो वो चाहता है कि उसे इमीडिएट पेमेंट ना करना। उसी तरह से सेलर को ये होता है कि उसे तुरंत पैसा मिल जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं बिजनेस के अंदर हाथ पर पैसा कैश ऑन हैंड होना कितना जरूरी है। उससे हमारी लिक्विडिटी बढ़ती है और टर्नओवर जो है वो काफी अच्छा रह सकता है। सो कभी कभी क्या होता है कि मार्केट के अंदर कंपटीशन की वजह से सेलर को क्रेडिट देनी पड़ती है। परचेजर आकर बोलेगा कि मैं माल आपके स्टॉक वगैरह जो लेके जा रहा हूँ उसको आपको 15 दिन के बाद पेमेंट दूंगा या 30 दिन के बाद दूंगा। डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। अलग अलग मार्केट में ये पीरियड अलग अलग होता है। Sometimes the seller may not be in a position to offer credit period and the purchaser is not in a position to pay immediately. देखिए अब पोजीशन ये है कि जो सेलर है वो ऑन द स्पॉट पैसा चाहता है और बायर जो है वो पेमेंट करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे संजोगों में the seller would like that purchaser should give a definite promise in writing to pay the amount of the goods on a certain date which he can use to generate immediate funds। तो इसी तरह से बिजनेस के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट का इजाद हुआ। ये रिटर्न इंस्ट्रूमेंट होता है और वो परचेजर रिटर्न में देता है कि भाई मैं आज से 15 दिन के बाद या पर्टिकुलर डेट पर आपको पेमेंट कर दूंगा। Commercial practice has developed to treat these written promises into valuable instrument of credit that when a written promise is made in proper form and is properly stamped, it is expected that the buyer discharges debt and the seller receives payment। माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर दो महत्वपूर्ण शब्द है, उसको समझ लीजिए। ये कॉमर्शियल प्रैक्टिस है और ये किस तरह से डेवलप हुई है कि कोई व्यक्ति रिटन प्रॉमिस देता है, मतलब ओरल प्रॉमिस नहीं चलेगा, वो सब चीजें लिखित में होनी चाहिए ऑन पेपर। अब when written promises made in proper form अभी तक हालांकि आने वाले समय में अभी क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी आप मान्य मतलब जो रिटर्न देते हैं उसको मान्यता दी जा रही है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ पेपर पे हो। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन अब कैसे हो रहे हैं, जैसे कि बैंक एटीएम में से हम पैसे उठाते हैं तो इट इज 100% पेपरलेस, वहां पर कुछ नहीं होता है। लेकिन हम हमारी कंसेंट पिन वगैरह के जरिए से देते हैं, एटीएम कार्ड के जरिए देते हैं, तो ये सारे जो ट्रांजेक्शन है वो क्या है, ये इस तरह से चलने वाला है, इस रिटर्न प्रोमिस। लेकिन ये प्रोमिस कैसा होना चाहिए, आइदर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और इन पेपर बेस्ड मोड, मस्ट बी रिटर्न वन एंड प्रॉपरली स्टैम्प्ड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। प्रॉपरली स्टैम्प्ड का मतलब हर एक सरकार जो है वो चाहती है कि कोई भी रेवेन्यू ट्रांजेक्शन मतलब कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन हो
उनमें से जो भी करार हो वो ऐसे हो कि जो कोर्ट के अंदर मान्य रह सके। और उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ ना कुछ स्टैम्प ड्यूटी फिक्स करती है। मान लीजिए कि आपको एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो क्या करना पड़ेगा? आपको सेलर के साथ सपोज आपने एक फ्लैट लिया 1 CR में, तो जो सेलर होगा वो आपको एक एग्रीमेंट बना के देगा कि चलिए ये सेल डीड है, ये आप ले जाइए। तो ये सेल डीड में डिपेंड्स अपॉन द स्टेट 6% से लेकर 7-8% तक स्टैम्प ड्यूटी लग सकती है। इट इज एक्सपेक्ट दैट द बायर डिस्चार्जेस डेट एंड द सेलर रिसीव द पेमेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सारी चीजें विश्वास पे चलती है कि ऑन पर्टिकुलर डेट बायर विल पे ऑन द ड्यूज जो भी है बिल के ऊपर। रिटर्न promises आर ऑफन एक्सेप्टेड बाय बैंक्स एंड मनी इज एडवांस अगेंस्ट देम। ये महत्वपूर्ण चीज हुई। क्या हुआ कि कोई एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को प्रॉमिस दिया, तो क्या करेगा दूसरा व्यक्ति उसको चला के बैंक में ले जाएगा और कहा कि देखिए ये मेरे पास ये प्रॉमिस है जो कि ये व्यक्ति इसको पेमेंट कर देगा। तो बैंक क्या करेगी, उस प्रॉमिस को मान्य करते हुए जो सेलर उसके पास आया है उसे कुछ राशि एडवांस देगी, पैसा देगी। ऑल्सो दे कैन बी एंडोर्स, दैट मीन्स पास्ड ऑन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एंडोर्समेंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको समझ लेते हैं। हालांकि इसका अभी जो प्रैक्टिस है वो धीरे 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 कम हो रही है, लेकिन स्टिल आप समझिए कि एंडोर्समेंट क्या है। सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक चेक दिया है अदानी एंटरप्राइज को, तो अदानी एंटरप्राइज क्या करेगा, उसे पता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे ये पेमेंट देने वाला है। अगर ये चेक अकाउंट पे नहीं है तो क्या करेंगे अदानी? अदानी लिखेंगे पे टू टाटा सन्स एंड ऑर्डर। तो ये क्या हो गया? एंडोर्समेंट हो गया। ये कहाँ होगा? इंस्ट्रूमेंट के पिछले हिस्से में, मतलब जो चेक होगा उसके बैक साइड में। अभी टाटा क्या कर सकते हैं, टाटा सन्स अपनी बैंक में जाके अपने अकाउंट में इसको क्रेडिट ले सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। नहीं तो क्या करेंगे टाटा, वो दूसरी कंपनी, मान लो उसको विप्रो को पेमेंट करना है तो वो लिख देंगे पे विप्रो और द ऑर्डर। लाइक दैट एंडोर्समेंट चलता है। लेकिन अल्टीमेटली ऑन द डेट चेक में जो तारीख होगी उसके 3 महीने पहले बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। तो कोई ना कोई व्यक्ति तो इसको बैंक में जमा करा के अगर एंडोर्समेंट सही है सभी, तो उसको पेमेंट ले सकता है। तो दिस इज वन ऑफ द वे, या तो बैंक डायरेक्टली उसको पेमेंट करे या तो एंडोर्समेंट करे। द रिटर्न प्रॉमिस इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोमिसरी नोट। हम जो प्रॉमिस की बात कर रहे हैं लिखित में, वो दो तरह के हो सकते हैं, या तो बिल ऑफ एक्सचेंज or in the form of a promissory note. The bill of exchange has been defined as an instrument in writing containing an unconditional order signed by the maker directing certain person to pay a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. चलिए इसको हम एनालाइज करते हैं कि ये डेफिनेशन में क्या है। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट माने जो चेक होता है, बिल या तो हुंडीज होती है, या तो कभी कभी कॉमर्शियल पेपर्स या तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये सारी चीजों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट। उनमें से एक इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज इन राइटिंग, मतलब लिखित में होना चाहिए। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर, मतलब कोई शर्त तो इसमें नहीं है। इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर। पे करना है तो करना है, इसमें ऐसा नहीं होगा कि अगर ये इतनी शर्तें मान्य हो, मतलब ये सारी चीजें सप्लाई होगी तो ही पेमेंट करेंगे, नॉट लाइक दैट। और ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, मतलब जो व्यक्ति ने ये बनाया है बिल ऑफ एक्सचेंज, उसके द्वारा इसमें सिग्नेचर की जानी चाहिए। सिग्नेचर जो है वो साइंड बाय द मेकर, मतलब मान लो कोई कंपनी है। अब कंपनी शाइन किस तरह से करती है कि जिस डायरेक्टर को उसने अथॉरिटी दी होगी तो वो डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ में साइन करे।
कोई पार्टनरशिप है तो वो साइन कैसे करेगा? पार्टनरशिप में आमतौर पर इम्प्लाइड होता है कि हर एक पार्टनर जो है वो साइन कर सकता है, या तो फिर कोई एलएलपी है तो उसने कोई डेजिग्नेट पार्टनर किया हो पर्टिकुलर के लिए तो वो साइन करेगा। डायरेक्टिंग सर्टेन पर्सन, मतलब अभी यहाँ पर तीसरी पार्टी, मैं आपको एक पूरा मतलब विजुअलाइज आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से फ्लो चलता है। अभी 1-2 मिनट स्लाइड देख। सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी मतलब कि अमाउंट मस्ट बी फिक्स्ड वन, 50,000 to 50,000, ऐसा नहीं कि 50,000 प्लस अदर एक्सपेंसेस, ऐसी कुछ चीजें इसमें नहीं। शर्टिंग ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर, या तो पर्टिकुलर वही व्यक्ति को या वो जिसका नाम पर ऑर्डर कर उसको, एंडोर्समेंट जहां पे होता है तो पर्टिकुलर ने ऑर्डर किया है ऐसा माना है। और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये बेरर वाला जो शब्द है वो सिर्फ डेफिनेशन के लिए है, मतलब जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है उसको पैसा दे देना, लेकिन ऐसा इंस्ट्रूमेंट भारत में हम इश्यू नहीं कर सकते। रिजर्व बैंक ने उसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट, नहीं तो क्या हो सकता है, इट इज एज गुड एज करेंसी नोट। हमारी करेंसी नोट क्या है? इट इज नथिंग बट ए प्रॉमिस गिवन बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई कि मैं धारक को इतनी सम, मतलब जो भी रुपीज है 50 या 100 500 वो अदा करने का वचन देता हूँ। दैट इज अ प्रॉमिस, अनकंडीशनल प्रॉमिस गिवन टू ए बैरर, जिसके हाथ में है उसमें उसका किसी का नाम नहीं हो। When such an order is accepted in writing on the face of the order itself, it becomes a valid bill of exchange। मतलब कि जब भी एक्सेप्टर, जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति है, वो उसे एक्सेप्टेड ऐसा लिख के साइन करता है तो वो एक वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज बने। सपोज ए ऑर्डर्स मी टू पे ₹50,000 फॉर 3 months after date and B accept this order by signing its name, then it will be a bill of exchange। मतलब ये कोई कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन हुआ होगा ए और बी के बीच में, ये जो है वो ऑर्डर करता है कि टू पे ₹50,000 टू बी एंड बी एक्सेप्ट, तो यहाँ पर हु इज द एक्सेप्टर? बी, तो पेमेंट कौन करेगा? बी करेगा। हु इज द पेई? पेई मतलब जिसको पैसा मिलने वाला है, वो पेई कौन है यहाँ पर? ए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है, इतनी चीजें अगर नहीं होगी तो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं माना जाए। चलिए क्या क्या है? इट मस्ट बी इन राइटिंग, लिखित में होना चाहिए। मस्ट बी डेटेड, उसमें तारीख लिखी होनी चाहिए। फ्यूचर का आप नहीं बना सकते, एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं आपको 10 दिन के बाद का कोई बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट डेट दे सकता हूं, लेकिन उसमें जो डेट है वो 10 दिन बाद की नहीं डाल सकता, वो तो मुझे आज की ही डाल। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, ऑर्डर भी होना चाहिए और सर्टेन सम भी होनी चाहिए। तो प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, कोई शर्तें इसमें नहीं चाहिए। द मनी मस्ट बी पेएबल टू ए डेफिनेट पर्सन और इज ऑर्डर टू द बेarer। जैसे मैंने कहा था कि भाई या तो डेफिनेट पर्सन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हो, या पे टू मुकेश भाई अंबानी हो, और या उनके ऑर्डर, मुकेश भाई अंबानी इसमें लिखते हैं कि पे टू अनिल अंबानी, तो हम किसको पेमेंट करेंगे? अनिल। The draft must be accepted for payment by the party to whom the order is made। मतलब एक्सेप्टर के जो है बिना बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई वैलिडिटी नहीं है। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड प्रॉपरली, इट शुड बी प्रॉपरली स्टैम्प्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ बिल्स पेएबल ऑन डिमांड। वहां पर स्टैम्प ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट ने अगर कर रखी है तो वो पेमेंट मस्ट बी इन लीगल करेंसी ऑफ द कंट्री। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है कि भाई भारत की ही करेंसी यहाँ पर हमारे भारत देश में चलेगी। अब इसमें अलग अलग पार्टी होती है, तो पार्टी विच मेक्स द ऑर्डर इज नोन एज द ड्रॉअर। मतलब जो हुंडी या तो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है उसके कौन क्या कहते हैं? ड्रॉअर कहते हैं। आमतौर पर वो सेलर होता है। द पार्टी विच एक्सेप्ट द ऑर्डर इज नोन एज द एक्सेप्टर
and the party to whom the amount has to be paid is known as the payee. तो जो सेलर होता है आमतौर पर वो पेई होता है, जो परचेजर होता है वो एक्सेप्टर होता है। द ड्रॉअर एंड द पेई कैन बी द सेम। दो चीजें हैं, या तो ड्रॉअर जो बनाएगा उसे एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा, तो उस केस में क्या होगा, ड्रॉअर एंड पेई वो सेम रहेगा, या अलग अलग भी हो सकते हैं। A bill of exchange can be passed on to another person by endorsement. Endorsement on a bill of exchange is made exactly as it is done in case of a check. अब चलिए एक और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने आया, चेक। चेक क्या होता है, बैंक चेक बुक इश्यू करती है, और चेक के ज्यादातर 90% फीचर्स आर द सेम एक्सेप्ट वहां पर पेमेंट हमेशा बैंक, और प्रेजेंटेशन भी कहाँ होगी, बैंक में। वहां पे कोई एक्सेप्टर नहीं होता है, वहां पर इश्यूअर होता है और पेयर। तो आगे जब हम चेक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो ये देखें। द प्राइमरी लायबिलिटी ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज दैट ऑफ अ एक्सेप्टर। इंपॉर्टेंट क्या है, लायबिलिटी किसकी है, एक्सेप्टर। इफ इट डज नॉट पे, a holder can recover the amount from any of the previous endorser or the drawing. This is very much important. इसको मैं अभी आपको पूरा डिटेल में एक स्लाइड आपको दिखाता हूं। ये देखिए किस तरह से फ्लो काम करता है। यहाँ पर ये जो व्यक्ति है वो सेलर है, उसको अपने गुड्स जो है वो बेचने हैं, उसके पास गुड्स है। यहाँ पर परचेजर है, उसको गुड्स लेने हैं लेकिन उसके पास ऑन द कैश ऑन हैंड नहीं है, वो बोलता है कि मैं 1 महीने के बाद दूंगा। तो क्या होगा, ये जो सेलर होगा वो एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज में सभी शर्तें वगैरह लिख, इसे हम ड्रॉअर भी कह सकते हैं। ये बिल ऑफ एक्सचेंज कहाँ जाएगा, परचेजर के पास। परचेजर अपनी साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और ये हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी कभी कभी एक्सेप्टर बनती है। आइदर ऑफ दिस विल बी एक्सेप्टर, तो ये भी एक्सेप्टर हो सकता है, ये भी अलग थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अल्टीमेटली पेमेंट की जिम्मेदारी किसकी है, एक्सेप्टर की। चलिए हम मान लेते हैं कि परचेजर ने एक्सेप्ट कर लिया है, दोनों दो लोग एक ही है। तो अब क्या होगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज जाएगा वापस इनके पास, और ये गुड्स जाएगा परचेजर। सपोज 1 मंथ टाइम लिखा है, तो उसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड हो गए। तो उसके बाद ये व्यक्ति ये बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट के पास भेजेगा और वो उसे पेमेंट करेगा। लेकिन ये डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं, आमतौर पर हमेशा ऐसे ट्रांजेक्शन में क्या होता है कि ये व्यक्ति को ऑन द स्पॉट फंड की जरूरत है। तो वो क्या करेगा, बैंक के पास जाएगा और बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी लेगा, या तो चेक डिस्काउंटिंग फैसिलिटी या। अभी ये बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी होगी तो बैंक ऐसे तो दे नहीं देगी, तो बैंक क्या करेगी, उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन देगी, वो ये सेलर को मान्य रखेगी। तो ये फैसिलिटी लेते समय उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे। तो चलिए, इसके पास ये फैसिलिटी है तो क्या करेगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक में सबमिट कर। जैसे ही बैंक में सबमिट किया, बैंक क्या करेगा, उसका डिस्काउंट करेगा। डिस्काउंट का मतलब क्या है, सपोज 1 लाख है, तो बैंक जो है वो पूरा 1 लाख इसको नहीं दे, क्या करेंगे, ये 1 लाख तो 3 महीने, मान लो 3 महीने की टर्म है, तो 3 महीने बाद आने वाला है। तो आज की तारीख में उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू निकालते हैं। सपोज 10% होगा, तो 10 मंथ जो भी है उसका अमाउंट माइनस करके, लेट्स थिंक दैट इट इज 98,000। उनमें से बैंक अपना चार्जेस भी माइनस करेगी, इंटरेस्ट भी माइनस करेगी, तो ये और इंटरेस्ट वगैरह माइनस करके ये फंड किसको दे देगी, सेलर को। सो अब क्या होगा, 3 महीने तक बेलर बैंक के पास ये बिल पड़ा रहेगा।
आफ्टर 3 मंथ जो भी एक्सेप्टर है, ये व्यक्ति या ये व्यक्ति, उसकी बैंक को ये बैंक पूरा ये बिल को भेजेगा। ये व्यक्ति क्या करेगा? पेमेंट करेगा और ये बैंक को अपना पैसा वापिस मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले सेलर को क्या फायदा है। सेलर को फायदा यह है कि उसका स्टॉक बिकेगा और उसको एक छोटा सा डिस्काउंट, मतलब जो उसका है उस कटा के पैसा जो है ऑन द स्पॉट उसको रियलाइज हो जाए, मतलब उसकी लिक्विडिटी भी चल बनी रहेगी और उसका सेल्स भी बना। एक्सेप्टर या तो परचेजर को क्या फायदा है, उसको 3 महीने की मोहलत मिल गई। मान लो इसने 50 lakhs का कोई भी स्टॉक परचेस किया है, वो क्या करेगा कि 50 lakhs का परचेस 2 महीने में बेच देगा। यहाँ पर उसने 3 महीने के अंदर शर्त रखी है, वो क्या करेगा, उसी फंड में से वो बिल बैंक में पेमेंट करेगा। तो उसको कोई ना कोई, मतलब विदाउट फंड ही इज डूइंग द बिजनेस। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत बार ये 50 लाख का स्टॉक जो है वो बिकने में 6 महीने भी लग जाते हैं। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि 50 लाख का स्टॉक ये व्यक्ति आंख बंद करके इसके बिल ऑफ एक्सचेंज को स्वीकार लेगा। वो उसको 100 चीजों के बारे में पूछेगा और फिर सिर्फ विश्वसनीय व्यक्ति को ही बिल ऑफ एक्सचेंज की फैसिलिटी व्यापारी भी देते हैं, और बैंक को जो डिस्काउंटिंग फैसिलिटी है वो भी बैंक बहुत सारी चीज सोचने के बाद। लेकिन दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड इन कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन। सो बैंक को क्या फायदा है? बैंक को तो जब ये पैसा दिया, मान लो ये 98,000 दिया, तो इट इज वन टाइप ऑफ द एडवांस। बैंक के लिए क्या है, ये एक शॉर्ट टर्म लोन है। और 3 महीने के बाद मान लो अगर पैसे वापस नहीं आए तो बैंक क्या करेगी? बैंक के सेलर को लेटर लिखेगी कि तुम्हारा पैसा नहीं आया है, तुम भर दो। तो ये व्यक्ति को बैंक को पेमेंट कर। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज वर्क्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आप हमेशा फ्लो को ध्यान में रखेंगे तो आपकी एंट्रियां हमेशा परफेक्ट है। Sometime it may happen that a bill of exchange is drawn for foreign trade operation. Such a bill is known as foreign bill of exchange, FBC शॉर्ट में भी होता है, फॉरेन बिल भी कहा जाता है। तो ये फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसमें से कोई एक पार्टी कहाँ की होगी? विदेश की होगी। एक पार्टी कहाँ की होगी? देश की होगी। और इसमें करेंसी कौन सी होगी? अदर देन रुपीस। रुपीस भी हो सकती है, ओके, लेकिन अदर देन रुपीस इज ऑल्सो। A foreign bill of exchange is one which is drawn in one country and is payable in another country. It is generally drawn up in triplicate, wherein each copy is signed by separate post to that at least one copy reaches to the intended party. ये कब की बात है? जब ईमेल नहीं हुआ करते, तो ये सारी चीजें मेल के द्वारा भेजी जाती, इसीलिए ये सब चीज बनाई गई। Payment will be made only on one of the copies, and once such payment is made, the other copies become useless. Of course, नहीं तो क्या होगा? कोई तीनों कॉपी लेके जाएगा और बोलेगा कि तीनों के ऊपर पेमेंट दे दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। सेक्शन 12 ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भारत के अंदर एक लॉ है, जिसकी 12वीं सेक्शन क्या कहती है? Provides that all instruments which are not inland instruments are foreign। मतलब देश के अंदर का ही, इनलैंड मतलब देश के अंदर होगा, वो नहीं है तो वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है। चलिए अब ये एक स्पेसिमेन देख लेते हैं फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज का। इंडियन बिल ऑफ एक्सचेंज जो रहेगा इंग्लैंड, वो भी सेम होगा। यहाँ पर अमाउंट जो है फिक्स है, 11,50,000। प्लेस, इट इज डेटेड। जो ड्रॉई है उसने एक्सेप्ट किया हुआ है। यहाँ पर स्टैंप लगेगी। ये स्टैंप क्या होती है? स्टैंप ड्यूटी पेएबल टू द गवर्नमेंट। टू Wallacens, Birmingham, UK।
90 days after the date of the first bill of exchange, क्या लिखा है? 90 days after the date of this first bill of exchange, मतलब 90 days का वक्त रखा गया. Second and third of the same tenure and date being unpaid, pay to the order of Messrs. Vincent John and Associate London the sum of rupees 11,50,000 only value received. तो ये एक फॉर्मेट है, इसमें अमाउंट फिक्स है, डेट फिक्स है, किसको पेमेंट करना है वो भी लिखा है. तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि इसमें जो भी हमने फीचर्स देखे थे वो सब यहाँ पर अवेलेबल है. ओके. और जो पेमेंट करने वाला व्यक्ति है वो कौन है? वेलिसन्स. वो कब ये मान्य, जब ये साइन करके एक्सेप्टेड लिख के साइन करेगा तो वो ड्रॉवर कहलाएगा. किसको पेमेंट करना है? हु इज द पेइंग? ऑर्डर ऑफ मेसर्स विंसेंट जॉन. तो यहाँ पर पेई कौन है? विंसेंट जॉन एंड एसोसिएट. So this is one of the example of foreign bill of exchange. The following are the example of foreign bills. Bills drawn in India on a person resident outside India and made payable outside India. मतलब कि पेमेंट कहाँ होने वाला है? आउटसाइड इंडिया, तो ये फॉरेन बिल है. A bill drawn outside India on a person resident outside India. अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. क्या है? बिल ड्रॉ हुआ है आउटसाइड इंडिया ऑन ए पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, लेकिन इंडिया में कुछ न कुछ इसका कनेक्शन की वजह से इसे हम भारत के अंदर फॉरेन बिल का नाम दें. बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड मेड पेएबल इन इंडिया, मतलब एक लेग जो पेमेंट का लेग है वो इंडिया का है, नेचुरली ये बिल है. बिल्स ड्रॉन आउटसाइड इंडिया एंड द मेड पेएबल आउटसाइड इंडिया, तो भी ये फॉरेन बिल कहलाएगा. अब एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज है जो भी इंस्ट्रूमेंट हम बात करते हैं, ये है प्रोमिसरी. प्रोमिसरी नोट क्या है? A promissory note is an instrument in writing, not being a bank note. Bank note नहीं है. Okay. Or currency note containing an unconditional undertaking. कोई कंडीशन नहीं. Signed by the maker. जो भी मेकर है उसने साइन किया है. To pay certain sum of money. Amount तय है. Only to or the order of a certain person. Under Section 31(2) of the RBI Act, a promissory note cannot be made payable to bearer. ये क्वेश्चन लॉ के अंदर और बैंकिंग में बहुत ही बार पूछा जाता है कि पेएबल टू बेरर प्रोमिसरी नोट क्यों नहीं इश्यू की जाती, क्योंकि वो अगर करते हैं तो क्या बन जाती है? एज गुड एज करेंसी. इसीलिए आरबीआई ने इसको प्रोहिबिट करके रखा है. आप भी इसको ट्रू एंड फॉल्स में 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है. अब इसको देखिए, यहाँ पर ये प्रोमिसरी नोट है, उसमें ऊपर कुछ नहीं लिखा रहेगा ऐसा, ये सिर्फ आपको लिखा है. यहाँ पर अमाउंट क्या लिखी है? 10 lakhs, मतलब फिक्स अमाउंट है. किसने बनाई उसका नाम, एड्रेस, तारीख. जहां पर ये एग्जीक्यूट हुई है वो एड्रेस यहाँ पर होगा. 3 months after date, I promise to pay Priya or his order the sum of rupees 10 lakh only for value received. किसने साइन की है? Who is the maker? रोहन. अब यहाँ पर जो प्रिया है वो क्या है? पेई है. ओके. सो दिस इज द प्रोमिसरी नोट. यहाँ पर ये स्टैम्प लिखी है वो क्या होगी? अगर डिमांड प्रोमिसरी नोट होती है तो उसमें सिर्फ 1 रुपीज रेवेन्यू स्टैंप लगता है. अगर अदर देन डिमांड है, ये डिमांड नहीं है, ये कब की है? 3 month आफ्टर डेट. इसीलिए यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी क्या लगेगी? एज पर द रिस्पेक्टिव स्टेट जो भी स्टैम्प ड्यूटी होगी वो यहाँ पर लगानी होगी. ओके. सो यहाँ पर स्टैम्प समझ, मतलब ऐसा मत समझना कि ये स्टैम्प जो है वो प्रोपराइटर या पार्टनरशिप या ऐसा कोई स्टैम्प होगा. ये स्टैम्प का मतलब क्या है?
जो भी रिस्पेक्टिव स्टेट में स्टैंप ड्यूटी है उतनी अमाउंट की स्टैंप यहाँ पे लगा, या तो वह स्टैंप पेपर पर हमें साइन करना। अब प्रोमिशनरी नोट में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, आप देखेंगे कि ज्यादातर क्या होगा, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज था वही चीजें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। इट मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है, राइटिंग में होनी चाहिए। मस्ट कंटेन ए क्लियर प्रॉमिस टू पे, कोई कंडीशन नहीं। मेरे मियर एक्नोलेजमेंट ऑफ ए डेट इज नॉट ए प्रोमिसरी नोट, मतलब ये व्यक्ति के पास से मैंने 10 लाख उधार लिया है तो वो एक एक्नोलेजमेंट ऑफ डेट है, प्रोमिसरी नोट। द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 एज सून एज आई कैन, ये कोई अनकंडीशनल प्रॉमिस नहीं है, कंडीशनल है। ए प्रोमिसर और मेकर मस्ट साइन द प्रोमिसरी नोट, फाइन। इट द मेकर मस्ट बी ए सर्टेन पर्सन, मतलब वो व्यक्ति सर्टेन होना चाहिए कि कौन इसका पेमेंट वगैरह करेगा। द पेइंग द पर्सन टू होम द पेमेंट इज प्रॉमिस मस्ट ऑल्सो बी सर्टेन, मतलब किसी को भी दे दो ऐसा इसमें नहीं चलता, बेरर इश्यू नहीं हो सकता। द सम पेएबल मस्ट बी सर्टेन, आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 प्लस ऑल फाइन इज नॉट a सर्टेन, 50,000 means 50,000. Payment must be in legal currency of the country. It should not be made payable to the bearer. It should be properly stamped. It does not require any acceptance. This is very much important. क्या फर्क है बिल ऑफ एक्सचेंज और इसमें? बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस चाहिए, जबकि यहाँ पर उसकी आवश्यकता नहीं। नाउ टेस्ट योर नॉलेज के अंदर हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन है, उसमें व्हाट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम प्रोमिसरी नोट, ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो डिफरेंस जो है बहुत ही ज्यादा है, देख लेते हैं, 4-5 डिफरेंस हो गए। चलिए, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट को साइड बाय साइड रखा गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे। ऑर्डर माने एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ये कहा गया है कि पे द सम। प्रोमिसरी नोट में क्या है? इट इज अ प्रॉमिस, मैं ये पे करने का वचन देता हूँ। ये जो वचन होता है दैट इज अ प्रॉमिस। प्रोमिसरी नोट कंटेन्स ओनली प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। माय डियर फ्रेंड्स, हर एक आंसर के अंदर कुछ ना कुछ कीवर्ड होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कीवर्ड कौन सा होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर, और यहाँ पर there are generally 3 parties: drawer, drawee and pay in bill of exchange, जबकि प्रोमिसरी नोट में सिर्फ 2 पार्टी होती है, मेकर एंड पे। द बिल इज पेड बाय एक्सेप्टर, ए प्रोमिसरी नोट इज पेड बाय मेकर। बिल इज ड्रॉन बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर माने सेलर भी आप सोच लो। ए प्रोमिसरी नोट इज मेड बाय डेटर, यह फर्क है दोनों में। The drawer and payee may be the same person in case of bill of exchange. In promissory note, maker and payee cannot be the same person. In a bill of exchange, the liability of the drawer is secondary and the conditional. He will be liable only in case of acceptor does not own. मतलब जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि सेलर ने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो डिस्काउंट करवा लिया बैंक के पास। अब जिसने बिल एक्सेप्ट किया था वो पे नहीं कर रहा, तो अब वो बैंक के लिए ये पैसा कहाँ से आएगा? इट विल बी फ्रॉम द सेलर। तो ड्रॉर जो है वो कब पिक्चर में आएगा? इफ एक्सेप्टेड डज नॉट पे। इन अ प्रोमिसरी नोट द लायबिलिटी ऑफ ए मेकर इज प्राइमरी एंड एब्सोल्यूट, मतलब उसके अलावा और कोई पेमेंट अगर वो पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी एक्सेप्टेड कंडीशनली, ये एक शर्त इसमें हो सकती है। यहाँ पर कोई कैन नॉट बी मेड कंडीशनली। इन a bill of exchange, notice of dishonor must be given, मतलब अगर कोई व्यक्ति बिल का पेमेंट नहीं होता करता है
तो एक नोटिस दी जाती है कि ये पर्टिकुलर जो बिल है उसका पेमेंट नहीं किया गया है, और नोटरी पब्लिक के पास उसका प्रोटेस्टिंग और उसको डिक्लेयर किया जाता है। जबकि नोटिस ऑफ डिसऑनर इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्रॉमिसरी। इन केस ऑफ डिसऑनर अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी नोटेड एंड प्रोटेस्टेड। तो ये काम कौन करेगा? नोटरी करेंगे। उसका काम ही ये होता है कि वो बोलेगा कि ये बिल जो है वो प्रेजेंट किया गया था, लेकिन एक्सेप्टर ने उसको पेमेंट नहीं किया है। वो सारी चीजें वो लिखेगा, और इसमें ये नोटरी पब्लिक के पास नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग होने के बाद ही इसको कोर्ट में, मतलब इसके सामने केस फाइल कर सकते हैं। नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ ए प्रोमिसरी नोट। इसीलिए आमतौर पर बैंक जब फाइनेंस करती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंस करती है, तो बैंक क्या करती है? प्रोमिसरी नोट ले, ताकि ज्यादा लीगल प्रोसीजर। एक ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया था नवंबर 19 में 2 मार्क्स के लिए। In case of bill of exchange, the drawer and payee may not be the same person, but in case of promissory note, the payer, maker and payee may be the same person. तो अभी हमने देखा कि ये गलत है। प्रोमिसरी नोट के अंदर ऐसा कभी हो सकता नहीं। In case of promissory note, maker is the person who is absolutely liable to pay the amount mentioned therein, whereas the payee is the person who is entitled to receive the payment. Thus both can never be the same। मतलब एक पैसा लेने वाला है और एक देने वाला है, तो दोनों अलग होना जरूरी है। अभी हमारे काम की बात आ रही है, हमें क्या करना है। रिकॉर्ड ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट्स। बीइंग एन अकाउंटेंट, हम a party which receives a promissory note or receives an accepted bill of exchange will treat it as a new asset under the name of bill receivable। अब ये हमारे लिए क्या बन जाता है? बिल रिसीवेबल बन जाता है, ये एसेट होगा। A party which issues a promissory note or accepts a bill of exchange will treat as a new liability under the heading of the bill payable। मतलब प्रॉमिसरी नोट जिसने बनाया है, तो वो उसके लिए क्या होगा? लायबिलिटी होगी। तो वो अपने रिकॉर्ड्स में उस तरह से लायबिलिटी साइड एंट्री करेंगे। We shall first deal with the entries in the books of the party which receives promissory notes or bills. When we talk of the bills, we include promissory note also। मतलब अपार्ट फ्रॉम द डिफरेंस, दोनों चीज हमारे लिए क्या है? हमारे लिए वो बिल्स है। चलिए अब ये जनरल एंट्री कैसे करनी है उसको समझ लेते हैं। On receipt of the bill, the payee makes the following entry in books of the account: bill receivable account debit। मतलब ये किसकी अंदर हो रही है? बुक्स ऑफ में जिसके बिल मिला है। मे बी ये इज द, मतलब ये इज सेल। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट होगा। रिसीवेबल है मतलब ये एसेट है, इसीलिए इसको डेबिट किया गया है। और टू ड्रॉयर मेकर ऑफ द नोट, तो जिसने भी ये निकाला होगा या तो मेकिंग की होगी प्रोमिसरी नोट, उसके नाम सामने ये क्रेडिट किया जाए। A accepts a bill of exchange drawn on him by B in the book, the entry will be bill receivable account debit to A। A stands to be the acceptance of D, in this is also the entry in the book of the B will be the bill receivable account debit to A। मतलब ये जो एंट्री होगी जब वो एक्सेप्ट करेंगे तो सेम एंट्री इसी तरह से होगी। The person who receives the bill has a three option। कौन से ऑप्शन है? He can hold the bill till maturity। मतलब मान लो उसको इमीडिएट फंड की आवश्यकता नहीं, तो क्या करेगा? वो बिल को ऐसे ही अपने पास रखेगा। नेचुरली इन दिस केस नो फर्दर एंट्री इज पास अंटिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी अराइव्स। जिस दिन डेट ऑफ मेच्योरिटी होगी वो बिल प्रेजेंट करके अपना पैसा ले लेगा।
This bill can be endorsed in favor of another party, says Z. In this case, the entry will be to debit the party which now receives the bill and to credit the bill receivable account. अगर endorse कर दिया है तो क्या होगा? मान लो Z को दिया है तो Z का अकाउंट डेबिट होगा, तो अभी बिल रिसीवेबल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो वो वाइप ऑफ हो जाए. The bill of exchange can be discounted with the bank. This is the third option. The bank will deduct a small sum of money as discount and pay rest of the money. Bank account debit with whom actually amount received. जो अकाउंट में पैसा आया है उसको डेबिट करेंगे. दूसरा, मान लो जैसे मैंने कहा था 1,00,000 रुपए का बिल है और 1,000 रुपया अगर बैंक काटती है तो उससे हम किस में डेबिट करेंगे? डिस्काउंट अकाउंट में. डेबिट विद द अमाउंट ऑफ लॉस और डिस्काउंट to bill receivable. Therefore, the following entries will be made. If the bill was kept till maturity, तो क्या होगा? ड्रॉवर मेकर अकाउंट डेबिट होगा और बिल रिसीवेबल क्रेडिट होगा. If the bill was endorsed, endorse किया गया है तो जो भी ड्रॉई और मेकर का अकाउंट होगा उसको हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिटर के क्रेडिट. अगर डिस्काउंट हुआ बैंक के साथ तो ड्रॉवर या मेकर का अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट दे देंगे. Thus it will be seen that in case of dishonor, अगर ये dishonor होता है which gives the part the bill has to be debited because he has become liable to pay the amount. The credit in the bill receivable account if it retained to the creditor or the bank if it was endorsed discount in their favor. मतलब जिन्होंने ये एंडोर्समेंट किया है अगर बिल डिसओनर होता है तो उसका अकाउंट वापस डेबिट कर दिया जाएगा और आगे की कार्यवाही की जाएगी. जब हम इलस्ट्रेशन देखेंगे तो इस सारी एंट्रियों को प्रैक्टिकली करेंगे तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. अब कुछ संलग्न चीजें हैं उसको देख लेते हैं. एक है टर्म ऑफ बिल. टर्म माने मुदत या तो कितना समय अवधि है वो. The term of the bill of exchange may be of any duration. Usually the term does not exceed 90 days from the date of the bill. क्योंकि ये व्यापारिक ट्रांजेक्शन है तो ये आमतौर पर 90 दिन के अंदर पूरे किए जाते हैं. Where a bill is drawn after sight, यहाँ पर दो अलग चीज है, एक है आफ्टर साइट और एक आफ्टर डेट. After sight, the term of the bill begins to run from the date of the citing, either when the bill is accepted. मैं आपको एक इसका एक्सप्लेन कर देता हूं. सपोज हमने कुछ जो है, चलिए टाटा कंपनी है, उन्होंने एक बिल ड्रॉ किया जिसमें लिखा था आफ्टर साइट 3 months. बिल गया रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास. अब ये बिल जब ड्रॉ हुआ तो फर्स्ट 24 था. रिलायंस के पास पहुंचा तो हो गई थी 10 तारीख, 10/1/24. रिलायंस ने ये बिल को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड. तो अब बिल कब ड्यू होगा? फ्रॉम द फर्स्ट और फ्रॉम द 10th. अगर आफ्टर साइड है तो ये पीरियड जो 3 month का है वो 10 तारीख से शुरू होगा. सिंपल. ओके. The term of the bill begins to run from the date of the citing when the bill is accepted. When a bill is drawn after date, लेकिन टाटा ने लिख दिया कि इसे आफ्टर साइट नहीं है, आफ्टर डेट, तो ये कभी भी एक्सेप्ट करे. पीरियड कितना रहेगा? 1/1/24 से 3 मई. The term of the bill begins to run from the date of the drawing of the bill. तो एग्जाम में इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर ही हमारे टेस्टिंग करते हैं और एक गलती से सभी मार्क चले जाए. चलिए, एक्सपायरी और ड्यू डेट ऑफ ए बिल. द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ द बिल टर्मिनेट इज कॉल्ड एक्सपायरी डेट और ड्यू डेट ऑफ द बिल. यहाँ पर हमने 1/1/24 का बिल देखा. अगर 3 month का है और आफ्टर डेट है तो इसकी एक्सपायरी कौन सी होगी? 1/4/24. अगर आफ्टर साइट है और 10 तारीख को एक्सेप्ट किया है तो 10/4.
दिस इज द एक्सपायरी डेट। एक है डेज ऑफ द ग्रेस। एक जनरली प्रैक्टिस है व्यापारियों में कि 3 दिन, 3 days ऑफ द ग्रेस इज गिवन। तो यहाँ पर ये जो एक एक्सपायरी डेट प्लस 3 डे, तो 4/4/24 विल बी द एक्सपायरी डेट। यहाँ पर ये 10 तारीख है, तो एक्सपायरी कौन सी होगी? 10 + 3 13, तो ये 14 को एक्सपायर हो जाएगा। एवरी इंस्ट्रूमेंट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड इज एंटाइटल्ड टू 3 days ऑफ द ग्रेस। ये शब्द को याद रखना क्योंकि इसके ऊपर ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाता है। अदर देन ऑन डिमांड, ऑन डिमांड है तो जिस दिन डिमांड करेगा उस दिन पेमेंट करना, तो वहां पर ये ग्रेस पीरियड का फंडा। नाउ व्हाट इज द डेट ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ अ बिल? मैच्योर कब होगा? The date which comes after adding 3 days of the grace to the expiry or due date of the bill is called the date of maturity. जो भी तारीख को ये पूरा होता है उसके 3 दिन बाद, तब एक्सपायरी के 3 दिन के बाद उसको डेट ऑफ मेच्योरिटी। The maturity of a promissory note or bill of exchange is the date at which it falls due. Every promissory note or bill of exchange gets matured on the third day after the day on the which it is expressed to be payable, except when it is expressed to be payable on demand. 3 चीजों में ये एक्सेप्शन रहेगा, ऑन डिमांड, एट साइट और ऑन प्रेजेंटमेंट। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो जो तारीख लिखी होगी वही डेट ऑफ मेच्योरिटी कहलाएगी। अदरवाइज 3 दिन का यहाँ पर हमें ग्रेस पीरियड मिलेगा। तो ये तीनों चीजों को आपको याद रखना है, ऑन डिमांड, एट साइट, एट प्रेजेंट। जनवरी 22 में 2 मार्क के लिए ये ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया था। द स्पेसिफिक ड्यू डेट एक्सक्लूड्स द एडिशन ऑफ ग्रेस डेज टू अराइव एट द ड्यू डेट। तो ये सही जवाब है, ट्रू है। तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेट दे दी गई है कि पे ऑन 1 अप्रैल 2024, ये स्पेसिफिक डेट होगी। तो ऐसे केस में कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं रहेगा। बिल एट साइट। बिल एट साइट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन्ड। चलिए, तो बहुत बढ़िया है। कुछ लिखा ही नहीं है, यही लिखा है जिस दिन प्रेजेंट करेंगे साइट आपको, उसके बाद ये सब सोचना है। ए चेक इज ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड। चेक जो होता है वो कब होता है? ऑन पेएबल ऑन डिमांड। A promissory note or a bill of exchange is payable on demand when no time for payment is specified. अगर बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अंदर टाइम को स्पेसिफाई नहीं किया तो उसको क्या माना जाएगा? ऑन डिमांड माना। When it is expressed to be payable on demand or at sight or in present time. तो माय डियर फ्रेंड्स, करेंसी नोट की बात करते हैं। तो करेंसी नोट कैसा इंस्ट्रूमेंट है? ऑन डिमांड है। उसको जब भी आप प्रेजेंट करोगे तो उसका पैसा मिलना चाहिए। अब इसमें कुछ नोट्स दी गई है। एट साइट एंड प्रेजेंटमेंट मीन्स ऑन डिमांड। An instrument payable on demand may be presented for payment at any time. Days of the grace is not to be added or calculate maturity for such type of a bill. चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल आफ्टर डेट। Bill after date means the instrument in which time for payment is mentioned. Promissory note or bill of exchange is a time instrument wherein it is expressed to be payable after a specified period, say 3 month, 1 month, या तो on specific day, say 15 February like that, और after sight मतलब प्रेजेंट जब किया जाएगा तो उसमें डेट फिक्स हो जाएगी, या ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट विच इज सर्टेन टू हैपन। कभी कभी ऐसी चीजें, लेकिन हालांकि लिखते नहीं है, लेकिन ऐसा कभी 14 अप्रैल मतलब 14 जनवरी जो है मकर संक्रांति होती है, तो उसके बाद पहले ऐसा लिखा जाता था कि आफ्टर मकर संक्रांति या लाइक दैट।
लेकिन अब ऐसी कोई चीजें नहीं यूज होती है, डेट्स ही यूज होती है। द एक्सप्रेशन आफ्टर साइट मीन्स इन अ promissory note after presentment for site, in a bill of exchange after acceptance or noting for non-acceptance or protest for the non-acceptance। तो ये आफ्टर साइट का meaning। दूसरा, a check cannot be time measured because the check is always payable on demand। दो ए चेक कैन बी पोस्ट डेटेड, मतलब आज मान लो कि 1 जनवरी है, तो मैं आपको 10 तारीख का चेक दे सकता हूँ, बट आफ्टर 10th it becomes payable on demand and when presented on or after such date. The check has a validity of 90 days from its date. After that, it becomes void, normally termed a stale check. This bank will not honor such check। मतलब कि 90 डेज के लिए चेक वैलिड रहता है फ्रॉम द डेट जो भी मेंशन की गई है चेक के अंदर। उसके बाद बैंक उसका पेमेंट नहीं करता है और उसे स्टेल चेक कहा जाता है। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ ए बिल। अक्सर इसके ऊपर कुछ न कुछ पूछा जा सकता है, तो चलिए कैसे गिनते हैं। व्हेन द बिल इज मेड पेएबल ऑन ए स्पेसिफिक डेट, तो उस पे हमें कुछ सोचना नहीं। स्पेसिफिक डेट विल बी when the bill is made payable it is stated number of months after date। मतलब जो भी है लिखा है कि 3 months आफ्टर, या तो 1 month 2 month लिखा है, that date on which the term of the bill shall expire will be the due date। तो ड्यू डेट कौन सी बनेगी? जो टर्म्स उसमें 3 महीने के बाद ईयर लिखा है उसके बाद। The term shall expire on the day of the month which corresponds with the day on which the bill is dated। If the month in which the period terminates has no corresponding day, the period shall be deemed to expire on the last day of such a month। For example, a bill signed on January 31st, payable after 3 months, will be due on May 3rd। तो इससे समझ लेते हैं कि हमने 31st जनवरी को ये ड्रॉ किया, तो आफ्टर 3 मंथ कब होगा? आफ्टर 3 मंथ अगर हम देखा जाए तो ये कब होगा? 30th अप्रैल को होगा। आमतौर पर ये 31st 3 मंथ माने 31st अप्रैल को होना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई डेज ही नहीं होता है। लास्ट डे ऑफ द मंथ लेंगे अप्रैल का तो 30th अप्रैल, उसके बाद 3 दिन तो 1st 2nd और 3rd मई। 3rd मई विल बी अवर डेट ऑफ ड्यू डेट फॉर द पेमेंट। The term of a bill after sight commences from the date of the acceptance of the bill, whereas the term of the bill after date commences from the date of the drawing of the bill। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। When the bill is made payable at a stated number of the days after date, यहाँ पर आपको डेट गिनना पड़ेगा। कैसे? The date which comes after adding stated number of days to the date of bill shall be the due date। The date of the bill is excluded। इसको याद रखना। सपोज यहाँ पे लिखा है कि भाई 10 अप्रैल 10 जनवरी 24 के 4 दिन बाद, तो ये 4 दिन कब कैसे गिनेंगे हम? आफ्टर 4 डेज लिखा है या तो ऑन 4th डेज लिखा है, ये इंपॉर्टेंट। ये मैं आफ्टर 4 डेज का कैलकुलेशन करता हूँ, तो ये 10 तारीख को एक्सक्लूड करना है, फिर 11 12 13 14, तो ये 4 दिन एक्सक्लूड करके 15 तारीख को डेट ऑफ ड्यू फॉर द पेमेंट। व्हेन द ड्यू डेट इज पब्लिक हॉलीडे, अब ऐसा लिख दिया है 15 अगस्त को भारत में छुट्टियां हो, आपने 15 मई को बिल ड्रॉ कर दिया तो क्या होगा? तो प्रीसीडिंग बिजनेस डे विल बी द ड्यू। तो ऐसे केस में ये इसके ऊपर अक्सर कुछ न कुछ पूछा जाता है। तो आपको 2 दिन तो दिमाग में रखना है, 26 जनवरी और 15 अगस्त। उस दिन आपको अगला दिन लेना है, मतलब या तो 25 जनवरी या तो 14th अगस्त। When due date is an emergency or unforeseen holiday, ऐसा कुछ हो गया तो नेक्स्ट है। गवर्नमेंट ने एक छुट्टी जाहिर कर दी कि भाई चलो इस दिन छुट्टी रहेगी, तो नेक्स्ट है।
अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नोटिंग चार्जेस, इसको समझ लेते हैं। नोटिंग चार्जेस क्या है? इट इज नेसेसरी दैट द फैक्ट ऑफ द डिसऑनर एंड द कॉज ऑफ द डिसऑनर शुड बी एस्टैब्लिश्ड। मतलब कि एक बिल ड्रॉ किया था लेकिन वो डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर हो गया तो हमें दो चीज करवानी है, नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग। किसके पास करवाएंगे? नोटरी पब्लिक के पास। नोटरी पब्लिक इज a public authority given by the respective court. It should be established. If the acceptor can prove that the bill was not properly presented to him for payment, he may escape liability. अगर एक्सेप्टर को बिल भेजे बिना ही ये कर देते हैं, मान लो कोई व्यक्ति, कभी कभी ऐसा होता है बिजनेस में कि वो प्रेजेंट नहीं करते टाइम पर और बोलते हैं कि भाई ये डिसऑनर हुआ है, तो ये अगर साबित कर दे कि प्रेजेंट नहीं हुआ था तो वो अपनी लायबिलिटी से परहेज कर सकता है। Therefore, if there is a dishonor or fear of dishonor, the bill will be given to a public official known as notary public. This official presents a bill for the payment, and if the money is received, they will hand over the money to the original party. नोटरी पब्लिक जाकर एक्सेप्टर को बोलेगा कि ये बिल रहा, पेमेंट कर दीजिए। पैसा दे देता है तो मामला सुलझ जाएगा, नहीं तो क्या होगा? नोटरी विल सर्टिफाई। But if the bill is dishonored, they will be not the fact of the dishonor with the reason and give the bill back to their client. अपने client को ये bill वापस कर देगा। For this service they charge a small fee. मतलब जो भी वो 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया लेगा। This fee is known as the noting charge. ये noting charge कहलाता है। The amount of noting charge is recoverable from the party which is responsible for dishonor. मान लो 1 लाख का बिल हुआ था, वो डिसऑनर हुआ, नोटरी ने 2000 रुपये चार्ज किए, तो अब 1,02,000 जो है वो एक्सेप्टर को पे है। किसको? पे को। लेकिन वो तो कर नहीं रहा है, तो पे जो कोर्ट में क्लेम करेगा वो कितनी अमाउंट का करेगा? 2,000 का। फिर कोर्ट ऑर्डर करेगा तब वो अपना पेमेंट करना पड़ेगा। अब इसमें टेस्ट योर नॉलेज का एक क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नोटिंग चार्जेस। तो ये नोटिंग चार्जेस का पूरा इतिहास आपको लिखना है, अपने वर्ड में लिख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बैकग्राउंड आपको देना है कि नोटिंग चार्जेस की जरूरत कब होगी, तो डिसऑनर तो मेंशन होना ही चाहिए। अब सपोज एक्स रिसीव्स फ्रॉम वाई बिल ऑफ ₹1,000 ऑन मैच्योरिटी द बिल इज डिसऑनर्ड एंड ₹10 इज पेड एज नोटिंग चार्जेस। द एंट्री इन दिस केस विल बी वाई जो अकाउंट है, वाई जो है वो क्या है? एक्सेप्टर है, या तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे 1010 से, बिल रिसीवेबल अकाउंट वाइप ऑफ हो जाएगा और बैंक अकाउंट 10 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। ये बैंक अकाउंट किसका होगा? जो नोटरी का है उसका। Suppose X has endorsed the bill in favor of G. In that case, for dishonor, bill would have been debit Y 1010 to Z 1010. This is because he will claim ₹1010 from X and X is the right of recovering 1010 from Y. Similarly, if the bill has been discounted in the bank, entry will be Y is debit to bank account credit. मतलब अल्टीमेटली जो भी एक्सेप्टर था उसका अकाउंट डेबिट करके बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। रिन्यूअल ऑफ द बिल, कभी कभी रिन्यूअल भी करते हैं बिल को, तो इसको समझ लेते हैं। टेस्ट ऑफ योर नॉलेज का एक क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल। Sometimes the acceptor is unable to pay the amount and he himself moves that he should be given extension of time and in consideration agrees to bear interest for the extended time period. तो ये जो है calculated from the date of maturity of old bill till the date of expected settlement. In such case, a new bill will be drawn and the old will be cancelled. Okay, so यहाँ पर मान लो कि 1,00,000 रुपए का बिल था, आफ्टर 3 मंथ पेमेंट करना था, उससे पहले ही ये एक्सेप्टर आकर बोलता है कि भी मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, आप एक काम कीजिए, इसको कैंसिल कीजिए और
आपको मैं 2 मंथ मुझे और दे दीजिए, मैं 2 मंथ का आपको इंटरेस्ट जो है सपोज 2000 है वो पे कर दूं। तो अभी नया बिल जो बनेगा वो कितने का बनेगा? 1,02,000। उसकी डेट फ्रेश होगी और पुराना जो बिल होगा उसको कैंसिल कर। When the new bill is issued, interest for the receipt of the bill will be repeated. पुराने वाले को कैंसिल कर देंगे और नए वाले की एंट्री करेंगे। The amount of the new bill may be represent any of the following. कैसे होगी वो अमाउंट? Where the drawing pays nothing, या तो कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं होगा। टोटल ऑफ द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल बिल एज वेल एज द इंटरेस्ट फॉर द एक्सटेंडेड टाइम। तो ये अमाउंट प्लस इंटरेस्ट हो सकता है। Where the drawing pays the interest amount at the time of renewal amount of the original bill, मतलब वो 2000 एडवांस में ही पे कर देता है, तो ओरिजिनल 1 लाख का बिल है तो वही रहे अमाउंट रहेगा। Where the drawing makes par payment of the original bill or interest amount of both unpaid part of the total amount of the original bill, मतलब वो बोल देता है कि मैं 50,000 दे देता हूँ और 2000 इंटरेस्ट का भी दे देता हूँ, आप 50,000 का एक बिल बना लो। तो इस तरह के जो भी नए एग्रीमेंट होंगे उस आधार पर ये नया रिन्यूअल बिल बनेगा। सो रिन्यूअल बिल इज व्हेन एक्सेप्टर इज अनेबल टू पे, रिन्यूड बिल इज गिवन एंड उसमें अलग अलग क्वेश्चन। रिटायरमेंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इन रिबेट। अभी रिटायरमेंट क्या है कि एक्सेप्टर के पास जब पेमेंट के लिए बिल आया तो वो उसका पेमेंट करेगा, तो इसे क्या कहते हैं? रिटायरमेंट। पेमेंट नहीं करता है तो डिसऑनर, पेमेंट करता है तो रिटायरमेंट। We have seen that the renewal of a bill of exchange is made when a person does not have sufficient fund to pay for the bill of the exchange on the due date and he requires a further period of the credit. Many a time, instances do arise when the acceptor has spares fund much before the maturity date of the bill of exchange accepted by him. मतलब उसके 3 महीने उसने मोहलत मांगी थी लेकिन 1 महीने के बाद पैसा आ गया, तो in such circumstances, he approaches the payee of the bill of exchange and asks him whether the payee is prepared to accept cash before the maturity date. क्या वो आज की तारीख में पैसा लेने के लिए तैयार है? In such case, the acceptor gets a certain rebate. मतलब मान लो 3 महीने के बाद 1 लाख देने का, वो 2 महीने के बाद आया और बोला कि भाई मैं 99 आज की तारीख में पे करता हूँ, आप ले लो। तो क्या होगा? वो जो 1000 रुपीज है that will be known as rebate. In such case, the acceptor gets certain rebate or interest or discount for premature payment. The rebate becomes the income of the acceptor and the expense of the payee. It is consideration of the premature. So, my dear friends, this was the theory part. अभी हम चलते हैं अलग अलग इलिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा विराम लेंगे और उसके बाद हम इलिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग, क्योंकि थियरी पार्ट जो होता है वो हमेशा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन साथ में कुछ इसमें सम वगैरह नहीं होता है तो थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, तो जस्ट बेयर विथ इट। थैंक यू। So friends, let's start with the illustration 1. Miss Sujata receives two bills from Miss Aruna dated 1st Jan 2022 for 2 months, 2 महीनों के लिए। तो अगर मैं इसको लेमन भाषा में कहूँ तो यहाँ पर सेलर कौन है? तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सुजाता। परचेजर या तो सर्विस रिसीवर कौन है? मीन्स अरुणा। 2 बिल मिले हैं, कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। एक है 10,200 और दूसरा है 15। The first bill is discounted immediately with the bank for 10,000. कितने का बिल था? 10,200 का. So 200 will be the discount charges. Second bill was endorsed in favor of Mr. Sri on 3rd Jan 2022. Pass the necessary journal entries in the books of Miss Sujata. My dear friends, यहाँ पर मैं आपको एक दो चीजें बता दूं। यहाँ पर जो एंट्रीज हम बता रहे हैं दैट इज रिलेटेड विथ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज ओनली। मान लीजिए कि जब सेल होता है
तो सबसे पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, सेल्स विल बी क्रेडिटेड और जिसको हम क्रेडिट दे रहे हैं उसका अकाउंट को डेबिट कर। यहाँ पर किसका अकाउंट डेबिट होगा, अरुणा का। बट एज सच अरुणा हैज गिवन द बिल्स, तो हम क्या करेंगे, हम बिल रिसीवेबल को डेबिट करें। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम क्रेडिट करेंगे अरुणा। तो एक एंट्री जो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है वो क्या होती है, सेल्स क्रेडिट and Aruna's account debit. So ultimately on that day Aruna's account will be nil, but entries must have to pass. और यहाँ पर हम जो एंट्रियां पास कर रहे हैं वो कौन सी है, यहाँ पर जो हम एंट्रियां पास कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड है। तो चलिए 3 एंट्री आएगी, शुरू करते हैं। पहली जो एंट्री है हमारी, यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय ऊपर हमेशा लिखिए कि किसकी बुक में काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमें कहा गया है इन द बुक्स ऑफ मिस सुजाता। कौन सी तारीख थी, फर्स्ट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, दोनों बिल की अमाउंट जो है एक साथ कर देंगे, 10,200 प्लस 15,000 बीइंग बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम अरुणा। ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अमाउंट होगी 25,200। किसको क्रेडिट करेंगे, टू अरुणा। मैंने जो आपको बताया कि ये अरुणा का अकाउंट बाद में क्या होगा, डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। लेकिन जबकि हमें कहा नहीं गया है तो हम वो एंट्रियों को स्किप कर। अब सेम डे 10,000 वाली जो एंट्री थी उसको डिस्काउंट कर दिया। ये बैंक ने कितने रुपए हमें दिए, 10,000। तो किसका अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट। दूसरा, डिस्काउंट चार्जेस, 200 रुपीज टू बिल्स रिसीव, 10,000 being bill discounted is। चलिए अब तीसरी एंट्री क्या कहा गया है, तीसरी एंट्री में वो देख लेते हैं। एक जो था बिल 15,000 वाला उसको एंडोर्स कर दिया गया है मिस्टर श्री की। तो जब ये एंडोर्स करते हैं तो अब हमने वो फंड जो है उसके राइट्स थे जो बिल रिसीव करने के, वो किसके फेवर में दे दी, नेचुरली मिस्टर श्री का। तो हमें वो फंड का पैसा अब कौन देगा, मिस्टर श्री देंगे। तो हम मिस्टर श्री को एसेट के तौर पर क्रिएट करेंगे और श्री अकाउंट को डेबिट करते हुए 15,000 रुपया जो है वो बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट देंगे। यहाँ पर लिखेंगे बिल्स एंडोर्स्ड इन फेवर ऑफ मिस्टर श्री। तो चलिए एक छोटा सा एग्जांपल था, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसका प्रेजेंटेशन में बहुत ही सिंपल है, जैसा हमने किया 3 एंट्रियां हैं। Vijay sold goods to Preetham on 1st September 2022 for 1,06,000। यहाँ पर सेलर कौन है, विजय है। क्या सेल किया है, गुड्स किया है 1,06,000।
प्रीतम इमीडिएटली एक्सेप्टेड ए 3 month बिल। बिल दिया है किसने? प्रीतम ने। On due date, Pritham requested that the bill will be renewed for a fresh period of 2 weeks. तो पहले ओरिजिनली 3 मंथ का था, ड्यू डेट पे ही किया है, तो अब 2 महीने और मांगे हैं। विजय एग्रीज प्रोवाइडेड इंटरेस्ट एट 9% per annum was paid immediately in cash। तो ये 1,06,000 के ऊपर 9% के हिसाब से 2 महीने का इंटरेस्ट ऑन द स्पॉट पे। To this, Pritham was agreeable. The second bill was met on due date. Give general entries in the books of the Vijay and Pritham। तो यहाँ पर दोनों की एंट्री देने के लिए बोला है सेलर एंड परचेजर को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंट्रीज डालते हैं इन द बुक्स ऑफ विजय। यस, कौन सी तारीख को? ये 1 सितंबर 2022 को 1,06,000 का। प्रीतम का अकाउंट जो है पहले हम डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट भी क्रेडिट। ये सेल्स की एंट्री आ जाएगी, बीइंग सेल्स ऑफ गुड्स। उसके बाद तुरंत ही एंट्री हमें डालनी है फर्स्ट सितंबर 22 को। यहाँ पर हम बिल्स रिसीवेबल करेंगे जो प्रीतम के अकाउंट में जाएगा पैसा। बिल्स रिसीव्ड कितने महीने का बिल है? 3 मंथ। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है मेरे फ्रेंड्स कि हमें तारीख तो लिखनी है लेकिन वो दी नहीं है। देखिए हमारे कंसेप्ट कितने पावरफुल है वो इंस्टीट्यूट हमेशा चेक करता है। यहाँ पर ड्यू डेट कौन सी बनेगी? ड्यू डेट अगर अब देखा जाए तो 3 महीना है। कौन सी डेट? डेट ऑफ बिल कौन सा था? 1 सितंबर। ड्यू डेट कौन सी होनी चाहिए? 3 मंथ बिल है तो 1 दिसंबर होनी चाहिए। लेकिन ग्रेस के जो 3 डेज है वो कभी भूलने, एक्सेप्ट स्पेसिफिक डेट का बिल है तो ये बन जाएगी फर्स्ट, मतलब 4 दिसंबर 2022। एक निकालने की जरूरत हो गई हमें क्योंकि यहाँ पर आप जो एंट्री डालेंगे रिन्यूअल की बिल्स, मतलब जो रिन्यू किया है प्रीतम ने, तो उसके लिए आपको डेट चाहिए। तो यहाँ पर आपको December 4 डालनी है। अगर यहाँ पर आपने गलत डेट डाल दी तो क्या होगा? यू विल लूज द मार्क। स्टेप मार्किंग होते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर मार्क गंवाने के चांसेस रहे। चलिए तो अब ये 4 तारीख को क्या होगा? प्रीतम का अकाउंट जो है वो फिर से डेबिट हो जाएगा। अमाउंट 1,06,000। टू बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि पुराना बिल को हम कैंसिल कर रहे हैं। अभी सेम डे को नया बिल हम ड्रॉ करेंगे।
रिन्यूअल के कारण ये बिल को कैंसिल कर दिया। अभी हम किसकी बुक में एंट्री डाल रहे हैं? विजय की बुक। अभी 4 दिसंबर ही चल रहा है। अभी हमें एक और कैलकुलेशन करना है, उसको भी समझ लेते हैं। Vijay agrees provide interest at 9% per annum was paid immediately in case. तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होगा कि फर्दर 2 पीरियड है, अमाउंट कितनी है? 1,06,000। टर्म कितनी है? 2 मंथ्स। रेट कौन सा है? 9%। 1,06,000 मल्टीप्लाई 9% मल्टीप्लाई 2/12। तो ये जो अमाउंट बनेगा ये 1590 अमाउंट आ रही है। ये हमें इमीडिएटली कैश से मिली है। तो यहाँ पर दो चीजें होगी। एक तो बिल रिसीवेबल अकाउंट होगा, पहले हमें प्रीतम के अकाउंट में ये डेबिट करना टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये हमारी इंटरेस्ट इनकम है 1590। अभी क्या होगा? बीइंग इंटरेस्ट ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल। सेम दिसंबर 4 को हम एंट्री करेंगे। अभी किसको डेबिट करेंगे हम? बिल रिसीवेबल अकाउंट को। कितना? 1,06,000। दूसरा कैश अकाउंट, क्योंकि इसने कैश पेमेंट किया है तो उसको भी डेबिट कर देंगे 1590 से। जो प्रीतम अकाउंट 1,07,590 बीइंग रिन्यूअल ऑफ बिल फॉर 2 मंथ। इतनी एंट्री होने के बाद अभी एक लास्ट एंट्री आएगी, किस चीज की? इन्होंने बिल को ऑनर किया है। द सेकंड बिल वाज मेट ऑन द ड्यू डेट। तो इसके लिए ड्यू डेट कौन सी बनेगी? वंस अगेन ड्यू डेट का कंसेप्ट याद कीजिए। ये बिल कौन सी तारीख को ड्रॉ किया गया है? 4 दिसंबर। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। तो उसके 2 महीने 4 फरवरी होगा और उसमें 3 दिन आप ऐड करेंगे तो 7 फरवरी। तो 7 फरवरी 23 इस दिन को बिल आ गया था। ये कैश से आया हो या बैंक से, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? पैसा आ गया। किसके अकाउंट में जमा देंगे? बिल्स रिसीवेबल 1,06,000 पेमेंट ऑफ बिल रियलाइज्ड। सो अभी ये एक पार्ट हुआ। अब हमें प्रीतम की बुक्स में एंट्री डाल। चलिए प्रीतम की बुक्स में भी एंट्री डाल देते हैं और समझते हैं कैसे एंट्री डालनी है। यहाँ पर क्या होगा? इन द बुक्स ऑफ प्रीतम कुछ चीजें सिंपल होगी। 2022 1 सितंबर को इसने क्या किया है? परचेज। तो परचेज किया है। परचेज अकाउंट डेबिट 1,06,000 टू विजय अकाउंट। यहाँ पर मैं नरेशन को अवॉइड कर रहा हूं अभी। 1 सितंबर को bills payable will be debited. Why? Vijay account debit
बिल्स पेबल 1,06,000, ये लायबिलिटी बनेगी। अब इसके बाद 4 दिसंबर को हमने पहले ही कैलकुलेशन कर लिया है डेट्स का। ये बिल नहीं चुका पाए तो क्या हुआ, वो रिवर्स करेंगे, बिल्स पेएबल को डेबिट करेंगे, विजय को क्रेडिट, मतलब अभी विजय का ऑब्लिगेशन क्रिएट हुआ है। विजय का ऑब्लिगेशन तो क्रिएट हुआ है, साथ में इनको इंटरेस्ट भी भरना है। इंटरेस्ट टू विजय 1590। अब 4 दिसंबर को उन्होंने फ्रेश बिल जनरेट किया है, तो विजय का अकाउंट जो है डेबिट होगा क्यों, कैश से 1590 भर दिया है, और बिल्स पेएबल अकाउंट दोबारा बनेगा 6,000 से, बीइंग रिन्यूअल ऑफ बिल, साथ में इंटरेस्ट पेमेंट। अभी इसकी ड्यू डेट हमने जैसे कैलकुलेट किया था 2023 7 फरवरी। उस दिन क्या होगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और टू बैंक तो कैश जो भी आप कर रहे हैं 1,06,000 से, इसे क्या कहेंगे, बिल्स पेमेंट। So this is how the true entries are made the various ICA का प्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये बुक्स ऑफ विजय है, इसमें जैसे हमने एंट्रियां डाली, और ये बुक्स ऑफ, चलिए आगे बढ़ते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 3 को देखते हैं। On 1st January 2022, Ankita sells goods for rupees 5 lakh to Bhavika and draws a bill at 3 months for the amount. Bhavika accepts it and return it to the Ankita. On 1st March, मतलब 2 महीने हुए हैं, Bhavika retires her acceptance under rebate of 12% per annum. Record this transaction in the journals of Ankita and Bhavika. बहुत ही सिंपल है। पहले तो ये सोचना है कि यहाँ पर रिबेट कितना होगा। तो हम देख सकते हैं कि अमाउंट कितनी है, 5 लाख। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम। इसको अच्छी तरह से पढ़ना माय डियर फ्रेंड्स, नहीं तो गलती होने की संभावना रह जाती है। और पीरियड कितना है, टाइम, कितने समय के लिए उन्होंने अर्ली रिटायर किया है, 1 महीने, तो 1 मंथ, 1 मंथ विल बी द टाइम। अब ये कितना रुपया निकलेगा, 5 लैक्स, 12%, तो ये अमाउंट बन जाएगी 5,000। तो इसका मतलब ये है कि भाविका ने 4,95,000 रुपीज का पेमेंट, 5,000 विल बी रिबेट, और बिल कितने का था, 5 लाख का, तो इतना रिटायर किया। ओके, चलिए चलते हैं और एंट्रिया डालते हैं। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ अंकिता, कौन सी डेट थी, जनवरी 1, 2022। भाविका अकाउंट डेबिट 5 लाख to sells
दूसरी एंट्री जो हमारी बनेगी वो क्या बनेगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू भाविका's अकाउंट दैट इज 5 लाख। ये अर्ली रिटायरमेंट वाला है, जिसमें समझने वाला सिर्फ एक कंसेप्ट है, वो है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो हमने देखा ऑन March 1, 2022। क्या होगा? बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे, कितना आएगा? 4 लाख? नो, 4,95,000। साथ में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, ये हमारे लिए एक्सपेंस अकाउंट है, तो ये एक्सपेंस माना जाएगा, खर्च माना जाएगा, 5,000 रुपीज। टू बिल्स रिसीवेबल being retirement of bill। चलिए अभी भाविका के बुक्स में देखते हैं क्या होगा। सॉरी, सेम January 1, 22। यहाँ पर भाविका ने परचेज किया है, परचेज अकाउंट। टू अंकिता 5 लाख being purchase। उसी दिन को बिल्स, यहाँ पर हमें अंकिता का अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट किसको मिलेगा? बिल्स पेएबल की लायबिलिटी क्रिएट। ये है लायबिलिटी हो गई। अब March 1, बिल्स पेएबल अकाउंट विल बी डेबिटेड, कितने से? 5 लाख से। लेकिन बैंक में आपने पेमेंट कितना किया? 4,95,000। यहाँ पर रिबेट, लेकिन ये रिबेट है वो इनकम वाला है, वो एक्सपेंस वाला था, तो यहाँ पर 5,000 विल रिबेट, ये इनकम में जाएगा। यहाँ पर सेम नरेशन, रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रिबेट रिसीव्ड। सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आईसीआई ने किस तरह से प्रेजेंट किया है। फाइन। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ इलस्ट्रेशन, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन के कैट्रैक्ट्स बुक। कैट्रैक्ट्स acceptance to Bashu for 2,500 charged by cash payment of rupees 1,000 and a new bill for the balance plus rupees 50 as interest। चलिए तो इसको देखते हैं। ये पहली एंट्री है, कैट्रैक्ट ने एक्सेप्ट किया है। एक्सेप्टेंस किया है उसका मतलब क्या है? उसने लायबिलिटी का स्वीकार किया है, तो उसका बिल्स जो है वो डिस्चार्ज बाय कैश पेमेंट ऑफ 1,000। पहले किया था तो उसने लायबिलिटी की होगी, अभी ये डिस्चार्ज कर रहा है, तो क्या होगा? बिल्स पेएबल जो है वो डेबिट होगा, और साथ में पूरा नहीं लेकिन पार्ट पेमेंट किया, तो जितना कैश किया है, कितना कैश किया है? 1,000। लेकिन साथ में इंटरेस्ट भी पे किया है, कितना? फॉर द बैलेंस प्लस 50 फॉर इंटरेस्ट।
तो इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, वो भी डेबिट होगा। 50 रुपया से 2500 रुपया जो है वो ओरिजिनल अमाउंट थी। नया बिल्स पेबल कितना बनेगा? 2550 माइनस 1550 बिल्स पेबल टू cash part payment renewal. So this is how entry is done. अब चलते हैं दूसरी एंट्री पर। GS Gupta's acceptance for 4000 which was endorsed by Cartwright to M Mehta was dishonored. ये डिसोनर का मामला हो गया। Mehta paid ₹20 noting charges, bill withdrawn against check. चलिए, तो यहाँ पर नोटिंग चार्जेस भी पे हुआ है और बिल को विड्रॉ कर दिया गया है एक दूसरा चेक देके, तो उसकी एंट्री कुछ इस तरह से होगी। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर दो पार्टियां अलग अलग पिक्चर में है। एक तो जी गुप्ता है जिनका बिल हमने एंडोर्स किया था जो कि डिसोनर हो चुका है। तो पहला काम हम करेंगे जी गुप्ता के अकाउंट को डेबिट। ये डेबिट कितने से होगा? 4000 प्लस 20 रुपीज 40। ये पैसा किसको देना है? तो जो दूसरी पार्टी हमारी एंडोर्समेंट वाली थी वो कौन थी? एम मेहता को। तो हम एम मेहता के अकाउंट में ये पहले क्रेडिट करें 4020। अभी एम मेहता को ऑन द स्पॉट हमें पैसा देना है, तो हम क्या करेंगे? एम मेहता के अकाउंट में से एक चेक हम बना देंगे। तो एम मेहता का अकाउंट को डेबिट करेंगे 4020 और टू बैंक। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि जी गुप्ता का अकाउंट में अभी भी डेबिट बैलेंस पड़ा है, मतलब वो हमारा सेट है जहां से हमें पैसे दिए। लेकिन एम मेहता को कहां से पैसे दे दिए? हमने अपने ऑन फंड से। चलिए तीसरी एंट्री पे आते हैं। डी दलाल retires a bill for 2000 drawn on him by Catrack for ₹10 डिस्काउंट। तो 10 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है और हमें 1990 जो है उसका पेमेंट हमारे पास आएगा। तो ये डी दलाल के अकाउंट में कितनी राशि क्रेडिट करेंगे? पूरी की पूरी। तो चलिए इनको क्रेडिट दे देते हैं और बैंक में कितना रुपया आया है? 1990। रिबेट अकाउंट, इसे आप डिस्काउंट भी कह सकते हैं। ये खर्च होगा हमारे लिए 10 रुपीज टू डी दलाल। लेकिन ये डी दलाल नहीं आएगा क्योंकि हमने बिल्स रिसीवेबल में ये डाला। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को पूरी अमाउंट जाएगी। नरेशन में लिखेंगे डी दलाल बिल रिटायर। चलिए चौथी एंट्री देखते हैं। Cataract subscriptions to Patel for 5000 and Mordi's acceptance to Cataract for a similar amount were duly discharged। मतलब ये जो अमाउंट है वो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ये दोनों अमाउंट जो है बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल में गई होगी। कैटरैक्ट एक्सेप्टेंस कहाँ पड़ा होगा? बिल्स पेएबल में। मोडी ने जो एक्सेप्ट किया होगा वो कहाँ होगा? बिल रिसीवेबल। दोनों डिस्चार्ज हो गए हैं, तो ये हम चौथी एंट्री जो है वो डालेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट। जो हमें पे करना था, हमारी लायबिलिटी थी 5000 टू बिल्स रिसीवेबल है क्योंकि हमारी एसेट थी 5000 थी। सो
Bill receivable from Modi endorsed Shiv Patel shed. तो retired. So how these four entries are? These are very good entries. इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखना. इसका प्रेजेंटेशन आईसीआई ने कुछ इसी तरह से किया है. माय डियर फ्रेंड्स, ये चैप्टर जो है ये भी जारी रहेगा, लेकिन आज के दिन में हम ये पार्ट को यहाँ पर स्टॉप करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लेयरिंग. आगे भी हम इसका बाकी का जो हिस्सा है उसको पूरा करें. थैंक्स.